हेलो दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं राहुल अग्रवाल और वीकली क्विज 6 से 12 जून के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप सभी ने असिस्टिव टेक्नोलॉजी एटी के बारे में सुना होगा। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा इस एटी की कैटेगरी में आएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कॉन्टिनेंस पैड्स या फिर पोर्टेबल रैम्प्स। तो दोस्तों, अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में इंक्लूड एनी आइटम या फिर एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द फंक्शनल कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, जो व्यक्ति जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, जिनके पास बेसिकली जो किसी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, अगर उन्हें मदद करती हुई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा व्हील चेयर्स हो गया, आजकल हियरिंग एड्स आते हैं जिन्हें सुनाई कम देता है उनके लिए। तो ये तीनों के तीनों अगर हम देखें असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंडर कैटेगराइजेशन में आएंगे। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Green hydrogen can be produced using coal or natural gas. Fuel cell is a device that generates electricity through combustion. तो गाइस देखो, अगर हम फ्यूल सेल की बात करें ना, तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, कंबशन के द्वारा नहीं। ठीक है, और अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रीन हाउस गैस इन्वॉल्व नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होंगे। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी, दैट इज नीदर वन नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू फिशिंग कैट, आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट इज ट्रेडिशनली फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियाज रिवर्स। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। The species is edged on the 900-year-old Angkor Wat complex in Cambodia. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट, अगर हम फिशिंग कैट के बारे में बात करें, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से 100% करेक्ट है। ठीक है, सो ये जो फिशिंग कैट है, इट वॉज कैप्चर्ड ऑन द रिलिक्स ऑफ द खिमेर अंपायर, जो कि 9th और 15th सेंचुरी के बीच में फ्लरिश हुआ था ऑन द मैकोंग फ्लड प्लेन। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। ओके, सो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विद रेफरेंस टू द लाइफ मूवमेंट, आपके सामने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स हैं। The movement aims to utilize the power of collective action and nudge individuals across the world to undertake simple climate friendly action in their daily lives. तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लाइफ मूवमेंट जो है बेसिकली इसका मेन एम ही यही है कि कलेक्टिव एक्शन की पावर को यूटिलाइज करना और लोगों को कहीं ना कहीं मतलब एनकरेज करना कि वो मतलब अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन जो है लें। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। द आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएस ड्यूरिंग यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि लाइफ का आइडिया इंडिया ने दिया था। कब दिया था? 2021 में, जो 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स। felling of trees, establishment of hotels, resorts, commercial use of natural water were prohibited in eco-sensitive zones. The purpose of declaring eco-sensitive zone is to create some kind of a shock absorber for the protected areas. So guys, eco-sensitive zone, इसका पर्पस तो यही होता है कि मतलब जैसे अगर हम नेचुरल पार्क की बात करें, तो ये नेचुरल पार्क अगर है तो इसके आसपास आपने एक तरीके का इको सेंसिटिव जोन क्रिएट कर दिया जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। अगर किसी भी तरीके का कुछ हिंड्रेंस आता भी है तो वो पहले इको सेंसिटिव जोन में आएगा, उसके बाद वो उस प्रोटेक्टेड एरिया में आएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स क्यों है?
क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है, साथ ही साथ वो इंडस्ट्रीज प्रोहिबिटेड होती हैं जो कि प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन फैलाएं। उसके अलावा वुड का कमर्शियल यूज जो है वो भी प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फेलिंग ऑफ ट्रीज की बात कर लूं, होटल्स या रिजॉर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लूं, ये रेगुलेटेड होते हैं, ये प्रोहिबिटेड नहीं होते। इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिटेड लिखा है। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी? Directly broadcast content related to citizen-centric information, used to broadcast live news or sports, can counter fake news and issue emergency alert. तो भाई सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट यूजिंग विच मोबाइल फोन्स कैन रिसीव टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी, ठीक है। इट वुड बी सिमिलर टू हाउ पीपल लिसन टू FM रेडियो ऑन देयर फोन्स व्हेनेवर अ रिसीवर विद इन द फोन कैन टैप इनटू रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विद रेफरेंस टू अ बैड बैंक, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स। अ बैड बैंक इज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एन असेट मैनेजमेंट कंपनी दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इट इज इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। सो गाइस, बैड बैंक जो होता है, इट इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो टेक्निकली अगर हम बैड बैंक का डेफिनेशन देखें तो ये एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि मतलब कमर्शियल बैंक्स के बैड लोन्स को टेक ओवर करती है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ओनली वन, दैट इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। इट विल बी सेट अप अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहला स्टेटमेंट दोस्तों सही है। इट अंडरटेक्स मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड असेट्स ओनली, नहीं, इट अंडरटेक्स प्रोफेशनल एंड ऑर्डरली मोनेटाइजेशन ऑफ अदर नॉन लैंड असेट्स एज वेल, जो इसको रेफर किए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज। With reference to Indian Copyright Act, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। It makes a distinction between commercial and non-commercial infringement. It is not mandatory under the Copyright Act to register copyrights as a necessary precondition in order to enforce the same. दोनों स्टेटमेंट्स। अगर हम इंडियन कॉपीराइट एक्ट की बात करें तो बिल्कुल कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इंफ्रिंजमेंट में डिस्टिंक्शन तो है, और साथ ही साथ कॉपीराइट एक्ट के तहत ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपको कॉपीराइट रजिस्टर कराना ही है, नहीं तो आप कॉपीराइट इन्फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। विद रेफरेंस टू राज्यसभा पोल्स, दो स्टेटमेंट्स हैं। MLAs not voting for the party candidate will attract disqualification under the anti defection law। दोस्तों राज्यसभा इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा इलेक्शन में अगर आपने अपने पार्टी कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट किया है तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है, भले ही वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा लेकिन उसकी पार्टी उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर ले सकती है, ठीक है। पार्टी MLA हैज टू शो हिज और हर वोट ओनली टू एन ऑथोराइज्ड एजेंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हर पार्टी का अपना एक एजेंट होता है और पार्टी के कैंडिडेट को उस एजेंट को दिखाना होता है कि भैया मैंने, देख लो, पार्टी के हिसाब से वोट किया है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज ओनली। Which of the following is or are the potential application of geospatial sector? Improve efficiency of economy, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लॉजिस्टिक सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में बिल्कुल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। उसके अलावा हेल्प्स इन टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन, ये भी सही है। एड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये भी सही है। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। Which of the following tree species are usually found in tropical evergreen forests? Rosewood, teak, शीशम। So guys, अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें रोजवुड आता है, महोगनी आता है, ठीक है। और अगर हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपका टीक, साल, शीशम, ये सब आते हैं, महुआ, आंवला, कुसुम, सैंडलवुड एटसेट्रा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज। As per the RBI norms, which of the following institutions cannot open a digital banking unit? Regional rural banks, payment banks, local area banks.
मतलब इनमें से कौन डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। तो तीनों करेक्ट है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स अदर देन रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन ओपन बेसिकली डिजिटल बैंकिंग यूनिट। हालांकि और भी कुछ कुछ इसकी क्राइटेरिया है। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14 with reference to greater one horned rhino, those statements are India is the only place one can see greater one horned rhino. The rhino horn is used as an aphrodisiac in Vietnam. So guys, second statement सही है, ठीक है। राइनो का जो हॉर्न होता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है कई सारी बीमारियों को, कैंसर एंड ऑल को क्योर करने के लिए, और साथ ही साथ वियतनाम में जो है इसको एक स्टेटस सिंबल की तरह भी लिया जाता है। लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया के अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नेपाल रीजन में भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, हालांकि 75% से ज्यादा इंडिया में। तो करेक्ट आंसर इसका 1 नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ओनली 2। आखिरी सवाल आज की वीडियो का विद रेफरेंस टू बॉन्ड्स एंड बॉन्ड यील्ड्स, तीन स्टेटमेंट्स है। द मूवमेंट्स ऑफ बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। द राइज इन बॉन्ड यील्ड्स विल रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इक्विटीज, ये भी करेक्ट है, क्योंकि भाई राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स जो है वो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए सही अच्छी खबर नहीं होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता है और उनकी अर्निंग कम होती है, ठीक है। द नेट असेट वैल्यू ऑफ डेट फंड विल इंक्रीज व्हेनेवर बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, दैट इज 1 and 2। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यही समाप्त होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।